हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 में जो अरेस्ट होता था विदाउट वारंट। अभी तक हमने देख लिया था कि पुलिस के पास विदाउट वारंट कितनी पावर होती है। अब हम देखेंगे कि पुलिस के पास विथ वारंट क्या क्या पावर होती है और विथ वारंट में जो जो अरेस्टी होता है उसकी क्या क्या पावर होती है। और उसके लास्ट में जो है हम लगभग 3 केस लॉ बताएंगे इसमें, इस पूरे लेक्चर में, और 2 एमसीक्यू जो इसी लेक्चर पे बेस होगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि पुलिस के पास ड्यूरिंग अरेस्ट क्या पावर होती है। पहले तो उसका एक आउटलाइन बना लें कि ड्यूरिंग अरेस्ट, ठीक है, जो ड्यूरिंग अरेस्ट विथ वारंट, याद रखिएगा अब हम वारंट की बात कर रहे हैं। अब मजिस्ट्रेट ने इनको ऑथराइज किया है अरेस्ट करने के लिए। अभी हम पिछले लेक्चर में क्या बात कर रहे थे, विदाउट वारंट। ठीक है ना। तो इसमें जो सेक्शन गवर्न होते हैं वो गवर्न होते हैं 47, 55, 48 एंड 77 एंड आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये हो गया। अब ऑप्शन बी देखेंगे, ठीक है, कि अब अरेस्ट कर लिए हैं आप तो क्या होगा, राइट टू टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब आप अरेस्ट कर लिए हैं विथ वारंट, जब अरेस्ट किए हैं, राइट टू बी टेकन, मजिस्ट्रेट के सामने इसको ले जाइए क्योंकि मजिस्ट्रेट ने आपको इम्पावर किया है। ठीक है, तो ये सेक्शन है आपका सेक्शन 57। ठीक है, ये जो भी सेक्शन है ये सब बीएनएस के मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये भी बीएनएस के ही है। ठीक, तो अब भाई वारंट दिया है मजिस्ट्रेट ने, तो उस वारंट पे आपने गिरफ्तारी की, तो अब उसको आपको ले तो जाना पड़ेगा उसके सामने। इस पे एक केस लॉ देखेंगे। दूसरा है राइट टू बी नॉट डिटेन। ठीक है, कह रहा है कि एक तो वारंट पे आप ले आए हो, चाहे वारंट पे ले आए हो चाहे विदाउट वारंट पे ले आए हो, ये सेक्शन होता है कि 24 आवर्स से ज़्यादा आप डिटेन नहीं कर सकते, चाहे ये तो आप वारंट पे लाओ चाहे विदाउट वारंट पे ले आओ। यह है कि पुलिस वाले डिटेन टाइम को पहले बहुत लेट दिखाते हैं, तो वहाँ से 24 घंटे वो यूज करते हैं। उसको मैं आपको बताऊंगा जब सेक्शन आपका 58 डिस्कस करूंगा इसमें। ठीक है, पर्सन अरेस्टेड टू बी बॉट बिफोर द विदाउट डिले। ठीक है, और लास्ट है कि एक तो आपको 24 घंटे में लाना है और एक तो है विदाउट डिले लाना है। विदाउट डिले का इस्तेमाल किया है विथ वारंट में। देखिए, वारंट में जब आप किसी को गिरफ्तार करते हैं तो एक माना जाता है कि आप सुपरवाइज जो है सेक्शन 78 में आप मजिस्ट्रेट के सुपरविजन में अरेस्ट हो रहा है, तो ये जो सेक्शन है विदाउट डिले वाला, ये उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि वारंट पे जब गिरफ्तारी होती है तो पुलिस उसके साथ कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि वो उसकी सेफ्टी ऑटोमेटिक देखती है, क्योंकि जो जो मजिस्ट्रेट है इनडायरेक्टली इसको मॉनिटर करता रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके करने के बाद, अरेस्ट करने के बाद आपको मेमो बना के मजिस्ट्रेट के पास भेजना होता है। तो ये है, काफ़ी लंबा सेक्शन है, मतलब काफ़ी लंबा जो है आपका ये है। राइट टू बी कंसल्ट विथ लीगल प्रैक्टिशनर, ये सब ढेर सारे हैं। तो पहले ए बी सी डी मैं 1 बाय 1 करूँगा। तो बहुत विस्तृत में तो नहीं जाएंगे, विस्तृत में जाएंगे तो फिर आपका बहुत टाइम लगेगा। अब ए ऑप्शन में हम देखेंगे पहले सेक्शन 55। सेक्शन 55 कहता है कि प्रोसीजर वेयर पुलिस ऑफिसर डिप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप अपने न जाके किसी अपने सबऑर्डिनेट को भेज रहे हो, अपने न जाके आप किसी सबऑर्डिनेट को भेज रहे हो कि किसके क्या करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे सैल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक केस लॉ भी है अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम 1976 का। तो इसमें कह रहा है कि सैल बिफोर मेकिंग अरेस्ट, सैल बिफोर मेकिंग अरेस्ट, उस आदमी को अरेस्ट करने से पहले सैल का इस्तेमाल किया है। इंपॉर्टेंट है, सब्सटेंस ऑफ रिटन ऑर्डर। ठीक है, आपको रिटन ऑर्डर जो मिला है
कौन सा रिटन ऑर्डर? जब ये सबऑर्डिनेट अरेस्ट करने जाएगा ना, तो जो ऑफिसर इसको भेजा रहेगा वो उसको रिटन में ऑर्डर देके भेजा रहेगा कि जाओ भाई इस बंदे को पकड़ के लाओ। तो इसका सब्सटेंस आपको उसको दिखाना होगा, उसे पुलिस दिखाती वखाती नहीं है, ये तो आप लोगों को भी पता है। और हाँ, सब्सटेंस ऑफ रिटन ऑर्डर स्पेसिफाई द ऑफेंस, जिसमें ये लिखा हो कि क्या ऑफेंस है, स्पेसिफाई द ऑफेंस, ठीक है। और अदर कॉज, आपको अगर कोई और कॉज है तो वो भी आपको बताना होगा। और नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ, कह रहा है कि नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ, ठीक है, नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ रेंडर द इलीगल अरेस्ट, ये इलीगल अरेस्ट कहा जाएगा। अगर आपने इसका कॉम्प्लायंस नहीं किया तो ये एक इलीगल अरेस्ट कहा जाएगा, ठीक है। इस पे केस लॉ है, केस लॉ देख लीजिए आप। अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, अजीत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, स्टेट ऑफ आसाम 1976 का केस लॉ है। इसमें क्या है कि इसमें जो सबऑर्डिनेट था अरेस्ट करने गया था, तो उसने सब्सटेंस नहीं बताया था, इस वजह से अजीत कुमार को बेल मिल गई थी और इसको पुलिस ने हाई कोर्ट में जाके चैलेंज किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज किया था, ठीक है। अब देखेंगे हम सेक्शन 77 ए का ही देखेंगे, जैसे ये देख रहे थे ना, ये ड्यूरिंग अरेस्ट, तो हम इसमें देखेंगे सेक्शन 77, सेक्शन 77 ऑफ बीएनएसएस, ये सब बीएनएसएस का मैं बता रहा हूँ आपको। नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ आवर वारंट, कि भाई वारंट यदि मजिस्ट्रेट साहब जारी किए हैं पर्ची पे, तो इसका सब्सटेंस आपको नहीं चाहिए। लोग कहता है कि गिरफ्तार करने आए, अच्छा वारंट है, हाँ दिखाइए, तो नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ वारंट। पुलिस वाले दिखाते नहीं, पकड़ के कूटते भी हैं, ठीक है, उठा ले आते हैं। और वारंट हमेशा आपको पता ही कि वारंट हमेशा किसी भी इस फेस नाम के थ्रू जारी होता है, किसी पुलिस ऑफिसर का नाम उस पर लिखा रहता है और अदर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन का उस पर नाम लिखा रहता है। अगर वही एग्जीक्यूट करने गया है तब तो ठीक है, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करने गया है तो पिछला सेक्शन 55 अप्लीकेबल होगा। मैं यही बताना चाह रहा था आपको, ठीक है। Executive warrant shall notify the substance is required shall show him, ठीक है। कह रहा है कि जब भी पकड़ने आप जाओगे, एग्जीक्यूट करने जाओगे वारंट को, जो पुलिस ऑफिसर का नाम लिखा है उस वारंट पे, तो वो वारंट का सब्सटेंस आपको, ठीक है, हाँ, सब्सटेंस नोटिफाई द सब्सटेंस, सो नहीं लिखा है। देखिए ना, ये लीगल भाषा में आप लोग देखेंगे, चाहे हमारे आप एडवोकेट लोग देख रहे हो, चाहे कोई भी देख रहा हो, लेकिन जो हमारे यहाँ लॉ लिखा है ना, वो बड़ा ही शब्दों का जाल है, ठीक है ना। इसमें नोटिफाई लिखा हुआ है, नॉट सो, इसीलिए पुलिस वाले आपको वारंट दिखाएंगे नहीं, कहेंगे हाँ वारंट है, ये देखो नोटिफाई कर दिया मैंने। सो नहीं करेगा, सो मतलब पास ला के नहीं दिखाएगा, आपको नोटिफाई कर देगा, निकालेगा कागज से दिखाएगा, ये देखो वारंट है मेरे पास। और इट रिक्वायर्ड सैल, सैल का इस्तेमाल किया गया कि ये जो नोटिफाई है वो सैल करना होगा, वो बताना होगा आपको, ठीक है। नॉट इन कंपेयर अरेस्ट विदाउट, और अगर इस ये आपने किया हुआ तो ये अनलॉफुल माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एज सुन एज मे बी, ठीक है। अब जो है इसमें आपका 77 हो गया। 77 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 22 सब क्लॉज 1 में एक सब्सटेंस लिखा है एज सुन एज मे बी, एज सुन एज मे बी, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या कहता है कि बाय द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम, कह रहा है कि जिस भाषा में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जो है आसाम में गए हैं तो हिंदी बोल के उसको बता के चले आइए, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है।
आप उसको उसी भाषा में, सेम जिस भाषा में वो समझता है, अगर वो आसामिया समझता है, अगर आप कन्नड़ गए हैं, मतलब केरला गए हैं तो कन्नड़ बताइए उसको, कर्नाटका गए तो कन्नड़ बताइए, केरला गए तो मलयालम बताइए उसको, सेम लैंग्वेज में। ठीक है, हाँ, तो ये आपको लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम as early as reasonable circumstances and furthermore in the 41 sticky to police officer mean immediately। ठीक है, लिखा रहा है कि as soon as possible आपको ये बताना होगा, एंड फोर्थ विथ इन 41 ए, और ये आपको अरेस्ट करने के बाद ये भी बताना होगा 48 ए, इन्फॉर्म द रिलेटिव। और इसको जो है यूज किया है वर्ड फोर्थ विथ। ठीक है, आना है आपको, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है उसको उसी भाषा में, और इसके बाद फोर्थ विथ उसके रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि ये जो सेक्शन है, जितने भी सेक्शन बताए जा रहे हैं आपको, चाहे 55 बताया हमने, चाहे 77 बताया हमने, ठीक है, और चाहे आपको 22 सब क्लॉज 1 बताया, और मैं आपको अभी बताऊंगा सेक्शन 47। 47 क्या है? 47 है इन्फॉर्म राइट टू, ये बताना कि भैया ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बट आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अप्लाई द बेल। आपको ये भी बताना, ये 4 सेक्शन जो है ये इसलिए बताया जाता है, इट इनेबल टू मूव द पर्सन। कह रहा है कि इसको ये बताना जरूरी होता है कि 55 मतलब जो सबऑर्डिनेट अरेस्ट करने जा रहा तो सब्सटेंस दिखाओ। 77 में कह रहा है कि वारंट का सब्सटेंस नोटिफाई करो, इसमें बताओ एज सुन एज अरेस्ट होता, जब भी अरेस्ट कर रहे हो तुरंत उसको उसी भाषा में आपको बताओ कि नहीं नहीं ठीक है, आपको इसलिए अरेस्ट किया जाता है। और 48 में जो आपको उसके रिलेटिव को बताओ, ताकि वो प्रॉपर कोर्ट में क्या कर सके, बेल के लिए अप्लाई कर सके। ठीक है, ये 47 भी मैं आपको बताऊंगा, तो तब लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा इस लेक्चर को। 47 क्या कहता है, देखिए 47 बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 47 का एग्जैक्ट सेक्शन बता देता हूं मैं। 47 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 50 सब क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, ये सीआरपीसी का सेक्शन है और ये बीएनएस का सेक्शन है। ये कहता है कि भाई इन्फॉर्म रिगार्डिंग द राइट टू रिलीज ऑन बेल। राइट टू, पुलिस वाले लेके जाते हैं ना थाने में, बोलते हैं कि अपने वकील कर लो, ठीक है, बेल के लिए, बस उनकी ड्यूटी खत्म, ये वही है। ठीक है, अच्छा, व्हेन अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, ठीक है ना, जो आप यदि इसमें क्या होता है, यदि आपको विदाउट वारंट ले गए हैं पुलिस वाले, ठीक है, फॉर नॉन बेलेबल, ठीक है ना, तो ही शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड इंटाइटल टू रिलीज ऑन बेल। ठीक है, तो अगर आपको विदाउट वारंट ले गए, विथ वारंट ले गए तो भी मैं बताऊंगा, तो इन्फॉर्म करिए उनको कि भैया एक वकील कर लो आप, ठीक है, एडवोकेट कर लो जो आपके लिए बेल अप्लाई करेगा। ठीक है, और विथ वारंट होगा तो आप बताइए, अगर विथ वारंट अगर पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे फॉर नॉन बेलेबल वारंट, नॉन अवेलेबल क्राइम के लिए, तो क्या पुलिस वाले उसको ले आएंगे तो आपको एडवोकेट के लिए कहेंगे? नहीं, अगर विथ वारंट लाएंगे तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको कोर्ट में ले जाएंगे। क्योंकि आप देखिए विथ वारंट पे जो हो रहा है उनकी लाइबिलिटी बहुत कम हो चुकी है, पुलिस वालों की लाइबिलिटी विदाउट वारंट पे सबसे ज़्यादा होती है, और इसी का सबसे ज़्यादा वो मिसयूज करते हैं। अगर विथ वारंट वो आपको गिरफ्तार कर रहे हैं तो आपको हो सकता है इन्फॉर्म करें और नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि आप इस सेक्शन को पढ़िएगा तो ये सिर्फ विदाउट वारंट के बारे में कहता है। विथ वारंट में तो फिर आपको कोर्ट में ले जाएंगे, फिर वहाँ से आपको जो वकील मजिस्ट्रेट साहब हैं वो आपको बताएंगे कि आपको वकील करना चाहिए आपको, क्योंकि आपको विथ वारंट अगर अरेस्ट किया गया तो ग्राउंड तो बताएगी आपको। ठीक है, तो अब जो है इसमें जो सेकंड है, अब राइट टू, अब देखिए यहाँ तक हो गया है आपका। हम्म,
अब देखिए राइट टू, ये बी वाला पार्ट, ये सी वाला पार्ट और डी वाला पार्ट, ये पार्ट मैं अगले लेक्चर में कवर करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। और अभी अब एमसीक्यू कर लेते हैं हम लोग। इस एमसीक्यू का बहुत अच्छा एमसीक्यू आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। इस एमसीक्यू का आपको बताना है, ये पढ़िए एमसीक्यू। ए पर्सन अरेस्टेड हैज ऑलरेडी टू बी इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड ऑफ हिट अरेस्ट इन ब्रीफ ओनली, इन ब्रीफ हिंदी इन इंग्लिश, ठीक है। इसका क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 का आंसर आप पॉज करके वीडियो आप दीजिए और ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो क्वेश्चन ए का कौन सा सेक्शन है और क्वेश्चन बी का कौन सा सेक्शन है। थैंक यू।